ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, उसमें हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स होंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भी होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी होंगे। ठीक है, तो उनका नेट इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा और नेट इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। दो सेल्स हैं आपके पास, मान लिया हर सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये सेल है, इसका मान लिया ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया कितना है R1 है। ठीक है, फिर एक और दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। ठीक है, ये सिस्टम है और इस सिस्टम का हमें इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप जरा ढंग से समझो। माना कि मैंने इस सिस्टम के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई किया। ठीक है, इस सेल के इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई किया, मान लिया इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने इस सेल के सिस्टम से मान लिया कुछ करंट एक्सट्रैक्ट किया। कितना करंट एक्सट्रैक्ट किया? तो मान लिया वो करंट है I। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को हटा के यहाँ पे एक सिंगल सेल लगाएं, मान लिया सिंगल सेल लगाया और उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उस सिंगल सेल के अक्रॉस भी अगर हमने वही रेजिस्टेंस R अप्लाई किया है, ये जो सिंगल सेल है इसके अक्रॉस हमने वही रेजिस्टेंस R अप्लाई किया है, और अगर ये रेजिस्टेंस इस सेल से भी अगर I करंट एक्सट्रैक्ट कर ले, या ये सेल का ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को अगर I करंट दे, ठीक है, तो इसका मतलब इस सिस्टम का जो EMF होगा वो इस पूरे सिस्टम के नेट EMF के बराबर हो जाएगा, एक चीज़। और इस सिस्टम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी इस पूरे सिस्टम के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी R नेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप समझ लो, मैंने इस सिस्टम के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई किया कैपिटल R, तो इस पूरे सिस्टम ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना करंट सप्लाई किया? कैपिटल I। ठीक है, फिर मैंने ये पूरा सिस्टम हटाया, एक सिंगल सेल लगाया यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो सिंगल सेल भी उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर I करंट सप्लाई करे, तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव EMF और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन बनानी है आपको, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से करंट I आ रही है तो ये करंट I जाएगी I, और इसमें से कुछ ऐसे होते हुए I करंट ऐसे आ जाएगी, ये I करंट। ठीक है, ये सारी करंट I फ्लो हो रही है यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन लिखें अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, किरचॉफ लूप रूल लगाएंगे, पूरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे वापस। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR। ठीक है, फिर इस तरफ जा रहे हैं, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस IR2। ठीक है, बैटरी मिल गई, नेगेटिव एंड मिला इसका तो माइनस E2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस IR1। फिर बैटरी का नेगेटिव एंड मिल गया तो माइनस E1, और वापस इस पॉइंट पे आ गए इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको। I अगर हम कॉमन ले लें इसमें, इन तीन फैक्टर्स में से, तो अंदर बचेगा स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस कैपिटल R, और इस तरफ आ जाएगा आपका E1 प्लस E2। ठीक है, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। ठीक है, अब किरचॉफ की इक्वेशन ये जो हमने दूसरा डायग्राम बनाया इसमें लगाते हैं, तो इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है I। यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो ये आ जाएगा आपका IR, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर IR नेट। ठीक है, और बैटरी का नेगेटिव एंड मिल गया है तो माइनस E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इन दोनों से I कॉमन ले लेते हैं तो I कॉमन आके अंदर बचेगा R नेट प्लस कैपिटल R, और इसको इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस, ये माइनस तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा E नेट। ये इक्वेशन आपकी सेकंड। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। यहाँ पे है I है R1 प्लस R2 इंटू कैपिटल R है इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है, और इस इक्वेशन में अगर देखोगे I है
और जहाँ पे यहाँ पे R1 प्लस R2 था उसकी जगह यहाँ पे आर नेट, प्लस कैपिटल आर इसमें भी है प्लस कैपिटल आर इसमें भी है, ठीक है। और जहाँ पे ये E1 प्लस E2 है वहाँ पे ये ई नेट है, ठीक है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है, तो जो स्मॉल आर नेट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। यानी सीरीज़ के केस में जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम होता है, ठीक है। अच्छा, ई नेट कितना आ जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सिंपली E1 प्लस E2 के बराबर, ठीक है, E1 प्लस E2 के बराबर, ठीक है। तो सीरीज़ बहुत सिंपल है, सीरीज़ में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर, और नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 के बराबर, क्लियर, ठीक है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही, जैसे कि मान लिया 3 सेल लगे हैं, मान लिया कुछ इस तरह से ये सिस्टम है। पहले सेल का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम का नेट ईएमएफ लिखना है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है आपने, ठीक है। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस तो सिंपली ऐड ही हो जाना है, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। लेकिन नेट ईएमएफ पे ज़रा ध्यान दो आप, ये जो E1 है और E2 है ये एक ही तरह से लगे हैं, लेकिन ये जो E3 है वो अपोज करता हुआ लगा है। E1 और E2 चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, लेफ़्ट की तरफ करंट फ्लो, ठीक है, और E3 चाहता है कि राइट की तरफ करंट फ्लो, ठीक है। तो इस केस में जो नेट ईएमएफ आएगा वो आपका आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3, ठीक है। उसकी वो सेल जो है वो अपोजिट सेंस में लगा हुआ है, इसलिए उसका ईएमएफ हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है ई नेट, कैसे निकाला वो क्लियर है आपको, E1 प्लस E2 माइनस E3 कर दिया, और ये क्या है आपका आर नेट, ठीक है। मैंने ये माना है कि E1 और E2 का जो सम है वो E3 से ज़्यादा है, इसलिए मैंने E1 प्लस E2 माइनस E3 कर दिया, ठीक है। अगर मान लिया E1 और E2 का सम E3 से कम होता तो मैं उसको लिखता E3 माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। तब नेट सेल का जो डायग्राम बनता वो ऐसा बनता, ठीक है, क्योंकि E3 की वैल्यू ज़्यादा होती तो जो पोलरिटी रहती नेट ईएमएफ की वो कुछ इस तरह से रहती। लेकिन मैंने अभी ये माना है कि E1 और E2 का सम जो है वो E3 से ज़्यादा है, तो नेट जो पोलरिटी रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको ऐड ही करना होता है, ठीक है। सेल्स की पोलरिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्लियर। अब जरा बात करते हैं सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है बना लेते हैं। मान लिया ये एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक सेल है, इसका ईएमएफ मान लेते हैं E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और ये पैरेलल, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इस सिस्टम का हमें नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे हम, इस सिस्टम के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, और मैंने माना कि इस पूरे सिस्टम ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में कुछ करंट फ्लो कराई, कितनी करंट फ्लो कराई, मान लिया कैपिटल I, ठीक है। कुछ करंट इसने दी होगी, मान लिया इसने करंट दिया I1, कुछ करंट इसने दी होगी, मान लिया इसने करंट दिया I2, तो दोनों का जो सम हुआ I1 प्लस I2 वो किसके बराबर हो जाएगा, आपको कैपिटल I के बराबर, ठीक है। यहाँ से आएगी इस तरफ ये कैपिटल I, और इस तरफ कितनी चली जाएगी, ये I1, इधर से I1 आई थी तो I1 चली जाएगी, और इधर से I2 आई थी तो ये कितनी चली जाएगी, I2, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कराई, कैपिटल I, वो किसके बराबर है, वो है I1 प्लस I2 के बराबर। इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे कैपिटल I किसके बराबर हो जाएगा, आपका I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है, क्लियर। अब अगर इस सिस्टम को हटा के हम एक सिंगल सेल लगाएं, ठीक है, और उस सिंगल सेल के क्रॉस भी अगर हम वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएं कैपिटल R, ठीक है, और ये सिंगल सेल भी अगर उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैपिटल I का करंट फ्लो करा दे जो कि I1 प्लस I2 के बराबर है, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो इस पूरे सिस्टम के नेट ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, ई नेट के बराबर होगा। और इस सिस्टम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा
वो इस पूरे सिस्टम के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, आर नेट के बराबर होगा। ठीक है, तो ई नेट और आर नेट आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो दो लूप दिख रहे हैं, एक लूप ये, एक लूप ये। ठीक है, तो मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा कुछ इस तरह से। हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे और ऐसे आएंगे नीचे की तरफ, और एक बार तो हम ऊपर वाले आर्म से होते हुए निकल जाएंगे, और दूसरी बार जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसी पाथ से आएंगे, ऐसे ही आएंगे, और दूसरी बार हम इस नीचे वाले आर्म से होकर निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से जाएंगे ऐसे, इस तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर। ठीक है, फिर ऐसे जाएंगे, फिर अब ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें करंट कितनी है, इसमें I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना था, तो वो था R1। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था इसका, R1, तो जो हो जाएगा प्लस I1 R1। ठीक है, और फिर बैटरी मिल गई, बैटरी का नेगेटिव एंड मिल गया तो माइनस E1, और वापस यहाँ घूम के इस पॉइंट पे आ गए, यानी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाए तो यहीं से चलना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे और नीचे वाले आर्म में होके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन खुद से बनाओगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी IR प्लस I2R2 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इस लूप की इक्वेशन बनाएं, इस सर्किट की इक्वेशन बनाएं, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे और ऐसे घूम के वापस आ जाएंगे, तो ये आ जाएगी आपकी IR प्लस IR नेट माइनस E नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम कुछ सॉल्व करेंगे और फिर ये जो थर्ड इक्वेशन है इससे कुछ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मुझे पता है I1 प्लस जो I2 है वो कैपिटल I के बराबर है, तो ऐसा करते हैं इस पूरी इक्वेशन को स्मॉल r1 से डिवाइड कर देते हैं और इस पूरी इक्वेशन को स्मॉल r2 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले डिवाइड करते हैं, तो इसमें आ जाएगा I R अपॉन R1 प्लस I1, और इसको अगर इस तरफ लेके आए तो ये आ जाएगा E1 अपॉन R1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को R1 से, ये इक्वेशन बन गई आपकी 3 कह देते हैं इसको। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका I R अपॉन R2 प्लस I2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका E2 अपॉन R2, और ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों टर्म जब ऐड करेंगे तो I और R तो इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, प्लस ये I1 है, ये I2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस I बन जाएगा आपके पास। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका E1/R1 प्लस E2/R2। इसको कह देते हैं इक्वेशन A। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को गौर से देखो, अगर मैं इसमें इसको R नेट से डिवाइड कर दूं इस पूरी इक्वेशन को तो क्या बनेगा, तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको पूरी को R नेट से डिवाइड करके इसके नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा IR इंटू 1/R नेट, R नेट से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लस I इज इक्वल टू बन जाएगा आपका E नेट अपॉन R नेट। अब जरा दोनों, ये इसको कह देते हैं इक्वेशन B। अब जरा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं और आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जरा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो तो ये IR है, ये IR है, बिल्कुल ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर है 1/R1 प्लस 1/R2 और इस ब्रैकेट के अंदर है 1/R नेट, यानी 1/R नेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वो वही होगा जो पैरेलल का होता है रेजिस्टेंस के केस में, यानी 1/R नेट किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और ई नेट कैसे निकालेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ई नेट अपॉन आर नेट का जो फॉर्मूला आ रहा है, ई नेट अपॉन आर नेट जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब वो कुछ इस तरह से याद रखना,
आर नेट आप फाइंड कर ही लोगे इस तरह के, ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से आर नेट की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई नेट। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैरेलल सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ई नेट अपॉन आर नेट जो होता है वो होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, कुछ इस तरह से हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। ठीक है, फिर भी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आप फाइंड कर सकते हो। आर नेट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये ई नेट हो गया, ये बेसिकली 1/R नेट है, तो 1/R नेट को हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम कॉमन ले लें इसमें से, सॉरी एलसीएम ले लें, तो ये R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। एलसीएम हम यहाँ भी ले सकते हैं, एलसीएम अगर ले लेंगे तो R1 इंटू R2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो R1 R2 और R1 R2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो जो ई नेट का फॉर्मूला आया पैरेलल के केस में वो आपका आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन ये नहीं याद रखना है आपको, जो फॉर्मूला याद रखना है वो ऊपर वाला याद रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में, सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। ठीक है, ये तो सिंपल है, 1/R नेट किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ई नेट अपॉन आर नेट जो होता है वो होता है आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, जितने भी सेल्स हैं वो सबका आपको ऐड करते जाना है। क्लियर। अब पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, एक है R1, ये है रेजिस्टेंस R2, ये है R3 और ये है R4, और ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं चारों। ठीक है, A B C D ये 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, A और C के अक्रॉस, एक टर्मिनल A है एक टर्मिनल C है, A और C के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया आपने जिसका EMF E दिया है। ठीक है, ऐसे बैटरी कनेक्ट है ये A और C के अक्रॉस। ठीक है, और B और D के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है फ्लो। ठीक है, तो A और C के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट की है। ठीक है, इसको हम बैटरी आर्म भी कहते हैं, AC जो है इसको हम बैटरी आर्म भी कहते हैं, और जो BD है उसको हम गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट किया हमने, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ से मान लिया कुछ करंट फ्लो करेगी, मान लिया इस बैटरी ने कुछ करंट फ्लो कराई, कितनी I, कुछ I करंट फ्लो करा रहे हैं, कुछ I। ठीक है, कुछ करंट R1 में आ जाएगी, कुछ करंट R2 में आ जाएगी। ठीक है, मान लिया R1 में कितनी करंट आ रही है तो उसका नाम दे दिया हमने I1, और R2 में कितनी करंट जा रही है तो उसको नाम दे दिया हमने I2। ठीक है, I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, I के बराबर। ठीक है, अच्छा फिर I2 यहाँ पहुँचेगी आपकी करंट। ठीक है, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी और कुछ करंट आपकी R4 रेजिस्टेंस में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास करता है वो जीरो होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं पास करता, यानी जो B और D आर्म है इस आर्म में कोई करंट नहीं पास करता। ठीक है, कोई करंट नहीं पास करता, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल आपका B का होगा वही पोटेंशियल आपका D का होगा, यानी B और D पॉइंट ये आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, जब हम सेम पोटेंशियल्स के पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में कोई करंट नहीं फ्लो होता। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड स्टेट पढ़ रहे हैं, और बैलेंस्ड स्टेट में जो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास करता है वो जीरो होता है। ठीक है, IG कहते हैं उसको हम, और वो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो I2 आ रहा है वो पूरा पूरा R4 में से चला जाएगा, यानी R4 में भी करंट कितना जाएगा आपका, I2। ठीक है, और R3 में करंट कितना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I1 आ रहा है, गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट आ नहीं रहा, इस आर्म से तो कोई करंट आ नहीं रहा आपका, तो R3 में जो करंट जाएगा वो भी कितना होगा आपका I1, और I1 और I2 फिर से मिलकर क्या बना देंगे, I, और ये जो I करंट है वो वापस से बैटरी में चला जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसमें B और D का पोटेंशियल सेम होता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो करती है। ठीक है, जो पोटेंशियल आपका B पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, आपका D पॉइंट का होगा। क्लियर। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो A और B में अगर हम देखें तो A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें A और B पॉइंट में वो इस रेजिस्टेंस की वजह से होगा, तो वो होगा I2 R2। पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B किसके बराबर हो जाएगा आपका, I2 R2 की वजह से, I2 R2। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ D कितना होगा,
ए और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा I1R1, ठीक है। और हम देख चुके हैं कि जो पोटेंशियल बी का है वही डी का है, ठीक है, यानी पोटेंशियल ऑफ वी और पोटेंशियल ऑफ डी ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होगी, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपका I1R1 किसके बराबर है, I2R2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I1/I2 अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका R2/R1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बी और सी में बताओ, बी और सी में किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वो डेफिनेटली बी का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है वो बी से सी की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ वी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा I2R4। करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो I2 है और रेजिस्टेंस जो है वो R4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डी और सी के लिए देखें तो डी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है वो डी से सी की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब VD माइनस VC, तो वो जाएगा आपका I1R3। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को भी गौर से देखो, हमें पता है बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो I2R4 जो है या I1R3 जो है, I1 जो R3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा I2R4 के बराबर। तो अगर यहाँ से हम I1/I2 निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू R4/R3, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। और अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो आपका R2/R1 जो है वो आ जाएगा आपका R4/R3 के बराबर, ठीक है। तो ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, ठीक है। इसमें जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो है, जो R2/R1 आ रहा है, R2/R1 जो आ रहा है वही आ रहा है आपका R4/R3 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको स्टेट की जो इक्वेशन है वो याद रखनी है, ठीक है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब बी और डी का पोटेंशियल क्या हो, सेम, यानी गैल्वेनोमीटर में से ये जो बीच में जो आर्म लगी है इसमें कितनी करंट फ्लो हो, जीरो। चाहे गैल्वेनोमीटर लगाओ या कोई रेजिस्टेंस लगाओ या कुछ भी लगाओ, उसमें करंट कितना फ्लो होगा, जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, ठीक है। तो R2/R1 किसके बराबर हो जाता है आपका R4/R3, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसमें क्या होता है, ये जो चार रेजिस्टेंसेज हैं इसमें हमें तीन रेजिस्टेंसेज हमें पता होते हैं, ठीक है। जैसे हमें R1 पता है, हमें R2 पता है और R3 पता है, ठीक है। R4 अननोन है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस स्टेट में लेके जाते हैं और ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तीन रेजिस्टेंस आपको पता है, R1, R2 और R3, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हो, R4, ठीक है।